नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तरक्की। अरे एक बार सबके सामने हाथ उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पति है तुम्हारा, इतना हक तो बनता है। और फिर सारे अपने ही तो लोग हैं। आदमी जात है, कभी कभी गुस्सा सिर के ऊपर चला जाता है तो इंसान का हाथ उठ ही जाता है। अब दिमाग एक तरफ तो रहता नहीं है, 100 काम होते हैं। व्यापार, घर, रुपया पैसा, बैंक लोन, रिश्ते नातेदार, कर्जदार, एक अकेला क्या क्या देख लेगा। वैसे भी बहुत दिन हो चुके, अब उस बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं। कब तक यूं घर पर बैठी रहोगी। मुझे लगता है अगर दामाद जी तुम्हें लेने नहीं आ रहे तो अब खुद अपने घर वापस चले जाना चाहिए। माँ प्रेमा जी बोले चली जा रही थी। वहीं रंजना अपलक एकटक माँ को निहारे जा रही थी, पर शायद माँ में वो अपनत्व अब उसे नज़र नहीं आ रहा था। पर माँ के कहे शब्द जरूर उसके कानों में गूंज रहे थे। बेटा हो या बेटी, एक माँ के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने अपने कभी दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। बेटा अगर माँ के जिगर का टुकड़ा होता है तो जिगर बेटियाँ होती हैं। जो शब्द शादी के समय उसकी माँ ने उसके होने वाले ससुराल वालों के समक्ष कहे थे, उससे कुछ बोलते नहीं बना और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वहीं प्रेमा जी पर्दे की ओट में खुद को बिखरने से समेट रही थी। जानती थी कि अब 2 दिन बाद उनकी बहू अपने मायके से वापस आने वाली है। फिर उनकी बेटी को उसके अपने ही घर में पराये जैसा एहसास करा दिया जाएगा। पर सिवाय इसके उनके पास दूसरा कोई चारा भी न था। अपने आप को संभाल ही रही थी, तभी उन्हें दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी। रंजना अपनी अटैची के साथ अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। शाम तक का खाना बना दिया है, जाकर कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिकाई करती रहना, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। साड़ी के कोर से 2000 रुपये का नोट ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में थमा दिया। शायद गलती मेरी ही थी माँ, मैं ही एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, वरना मोहित मुझे बहुत प्यार करते हैं। रंजना ने कहा और टैक्सी में बैठकर चली गई। वहीं प्रेमा जी को अपने दिए गए संस्कार पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आखिर उनके संस्कारों की जीत जो हो रही थी। मन में एक डर था, पर वो भी खुशी में बदल गया। आंखों से आंसू पोंछकर प्रेमा जी अंदर आ गईं। बहुत दिनों बाद उन्हें एक असीम शांति महसूस हुई थी। आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी ही थी कि उनका मन अतीत के गलियारों में घूमने लगा। प्रेमा जी के पति कैंसर से बहुत पहले ही इस संसार को अलविदा कह चुके थे। आधे से ज़्यादा जमा पूंजी पहले ही उनके इलाज में खर्च हो चुकी थी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तब बच्चे भी दोनों छोटे छोटे ही थे। जैसे तैसे बचे हुए पैसों से अपने ही घर के पिछले वाले हिस्से में परचूनी की दुकान खोल अपनी गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा किया करती थी। रात को वो कपड़े की सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती थी, जिससे उनके थोड़े अच्छे पैसे खड़े हो जाते। धीरे धीरे दोनों ही बच्चे बड़े हो गए। अपनी मेहनत लगन से हमेशा स्कूल में दोनों का नाम होता। बेटे सुबोध ने 12वीं करते ही माँ के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वहीं रंजना पढ़ाई के साथ साथ आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती। घर की स्थिति बहुत अच्छी होती चली गई। जल्दी ही सुबोध का दिमाग व्यापार में खूब चलता। उसने लोगों के घरों में होम डिलीवरी कर अच्छा सामान भेज अपनी एक धाक जमा ली थी। उनका व्यापार खूब फल फूल रहा था। सुबोध बड़ा था, पहले उसकी शादी हुई, बाद में रंजना की, पर दुर्भाग्यवश रंजना के भाग्य ने उसका साथ यहाँ भी नहीं दिया। शादी के 2 महीने भी नहीं बीते थे, मोहित को व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया। एक के बाद एक उनके सारे शेयर होल्डर्स उनकी कंपनी से अपना पैसा वापस लेकर निकल गए। इस सब का जिम्मेदार मोहित रंजना को मानने लगा। वहीं परिवार वालों ने भी उसे अपशगुनी समझ लिया था।
उनके हिसाब से रंजना के पैर उनके घर के लिए अशुभ थे, इसलिए आए दिन मोहित रात को अक्सर शराब पीकर रंजना को मारने पीटने लगा था। रंजना वापस अपने ससुराल चली आती है। रंजना जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखती है, मोहित के तेज ठहाके उसके कानों में बजने लगते हैं। क्या हुआ? हो आई अपने घर, भेज दिया ना वापस यहाँ। वो भी अपनी मनहूस बेटी को अपने पास नहीं रखना चाहते। एक तो अपनी मनहूस बेटी हमें सौंप दी थी और ऊपर से वहीं हम पर धौंस जमाने चली थी। अब यहाँ भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रंजना कुछ समझ पाती उससे पहले ही मोहित ने उसके बालों को तेज पकड़ कर खींचते हुए उसे बाहर कर दिया। बहू है वो इस घर की, ऐसी निंदनीय हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। बहू आओ अंदर चलो, ये तुम्हारा ही घर है। सीमा जी रंजना को उठाते हुए अंदर तक ले आईं। रंजना जो कुछ ही दिनों में जीवन की कई कड़वी सच्चाइयों से रूबरू हो चुकी थी, वह अपनी सास के इस व्यवहार से बहुत अचंभित होती है। पर शायद एक औरत ही एक औरत का दुख समझ सकती है, यही सोचकर वो चुपचाप अंदर चली आती है। रात वह अपनी सास के कमरे में ही बिताती है, पर उसे क्या पता था कि सुबह की भोर उसके लिए और भी भयभीत होने वाली है। सुबह 4 आदमी उसे चारों तरफ से घेरे खड़े थे। वहीं मोहित और उसकी सास आराम से बैठकर चाय का मजा ले रहे थे। ये लो, हमारा काम ख़त्म। अरे व्यापार में घाटा तो सब बहाना था, असल में तो हमें किसी भी तरह अपना कर्ज उतारना था, जो अब पूरा हुआ। अब से तुम इनके हवाले और हम इस शहर से दूसरे शहर। पूरे कमरे में सभी लोगों के हंसने की आवाज़ बहुत तेज गूंज रही थी। वही रंजना, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसके पति मोहित ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी पत्नी को किसी और के हवाले कर दिया था। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं अकेले कैसे इनका सामना कर पाऊंगी। पर मुझे कुछ ना कुछ खुद से ही करना होगा। यहाँ कोई भगवान कृष्ण मेरी लाज बचाने आने से रहे। रंजना के मन में अथाह विचार चल रहे थे, पर उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एकाएक रंजना ने अपने कपड़ों को खुद ही फाड़ना शुरू कर दिया और बाल खोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब तक वो चारों आदमी कुछ समझ पाते, उसने अपना ही सिर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। रंजना का इतना भयंकर और डरावना रूप देखकर चारों ही घबरा गए और रंजना को पागल समझने लगे। उन्होंने मोहित को उनके साथ धोखा करने के लिए पकड़ लिया और गाली गलौज शुरू कर दी। इस सभी का फ़ायदा रंजना ने उठाया और वो वहाँ से भाग निकली। सुबह के 11 बज रहे थे। रंजना के कपड़ों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी ऐसी दयनीय और डरावनी दशा देख आधे से ज़्यादा लोग किनारा कर रहे थे। पैसे की एक पाई उसके पास ना थी, किसी से क्या ही मदद की गुहार लगाती। अभी उसके मन में इतने विचार चल ही रहे थे कि वो सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। आपके पति कौन हैं? कहाँ रहती हो? तुम्हारी इस हालत का कौन जिम्मेदार है? होश में आते ही रंजना ने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया था। मुझे बताना चाहिए या नहीं, पर तुम माँ बनने वाली हो सके तो अपने घर से किसी को बुला लो, नर्स ने उससे कहा था। रंजना को तो कुछ समझ नहीं आता कि वो इस खबर को सुनकर हंसे या रोए। आंखों से आंसू मानो सूख ही चुके थे, पर वहाँ मौजूद नर्स ने उसे संभाल लिया था। उसकी मदद से रंजना ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर में माँ, भाभी, भैया तीनों ही अस्पताल पहुंच चुके थे। रंजना से पूरी कहानी जानने के बाद सुबोध मोहित के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवाता है। तीनों को ही जेल होती है। वहीं सुबोध रंजना को लेकर घर आता है। अंदर से पूरी तरह टूट चुकी रंजना को अपने मायके में न केवल भावनात्मक सहारा मिलता है, बल्कि उसका शारीरिक ध्यान भी रखा जाता है, जिस बहू के डर से प्रेमा जी ने उस नरक में भेज दिया था। वहीं भाभी उसकी खूब सेवा भाव करती है। 15 दिन बीत जाते हैं, तब सब रंजना से उसका बच्चा ख़त्म करने की सलाह देकर उसे एक नए सिरे से फिर से जीवन जीने की सलाह देने लगते हैं।
पर रंजना उसके लिए तुरंत मना कर देती है। जब माँ आप अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर कर एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, फिर मेरे साथ तो आप सभी का साथ है। रंजना निर्णय ले लेती है, पर मैं यहाँ आप सबके साथ नहीं रहना चाहती। आप मुझे पास में ही एक कमरा किराए पर लेकर दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाऊँगी। रंजना हाथ जोड़कर सभी से कहती है, जैसा आप चाहो दी वैसा ही होगा। भाभी एक बार फिर उसका साथ देती हैं। रंजना को घर के पास ही एक कमरा दिलवा दिया जाता है, क्योंकि वह अपने आप को किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने देना चाहती थी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो इतनी आसानी से भूल भी नहीं सकती है, पर अब वो मोहित के बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी में भी लाना चाहती थी। वो अपने बच्चे और खुद को एक आत्मसम्मान की ज़िंदगी देना चाहती थी, इसलिए अलग घर में रहती है। प्रेमा जी रोज ही उसके घर की तरफ चक्कर लगाया करती थी। वहीं भाई सुबोध और भाभी भी उसकी हिम्मत और ढांढस बंधाते रहते। वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है, साथ ही पहले की तरह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी। आसपास के सभी लोग भी रंजना का खूब ध्यान रखते, कोई भी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। सभी के सहयोग से कब रंजना के 9 महीने पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और वो एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। प्रेमा जी और सभी लोगों की देखभाल से वो समय भी जल्दी ही कट जाता है। 10 साल बाद 2 कमरों का घर सुंदर रंग बिरंगी लड़ियों से सजा हुआ था। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। आस पड़ोस के सभी लोग आ जा रहे थे। रंजना एक सादी सी साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपनी मेहनत की कमाई से लिए गए घर का तेज उसके माथे पर चमक मार रहा था। आत्मविश्वास से भरी रंजना अब सभी के सामने सिर उठाकर कह सकती थी कि ये उसका खुद का घर है, जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। उसे अपना जीवन यापन करने के लिए अब ना किसी मायके की ज़रूरत है और ना ही ससुराल की, पर वो अपने घर आए सभी मेहमानों के समक्ष बोलना शुरू करती है, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आप सभी की बदौलत हूँ। सही समय पर अपनी बेटी पर विश्वास कर उसे नरक में वापस ना भेजकर जो उपकार उस समय मेरे घर वालों ने मुझ पर किया वही मेरे लिए नई जिंदगी साबित हुआ है। मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि अपनी बहन बेटी पर विश्वास करना सीखें। ज़रूरी नहीं हर बार बेटी को ही समझौता करने की हिदायत दी जाए। मानती हूँ मैं कि एक लड़की को अपने ससुराल और नए घर में एडजस्ट करना आना ही चाहिए, फिर चाहे वो कैसे भी हो, पर अपने आत्मसम्मान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। आगे आएं, उसके मन की बातों को पढ़ें, उसका साथ दें, बदले में वो बहुत कुछ कर सकती है। मत सोचें कि आपकी बहू क्या सोचेगी, मत सोचें दुनिया वाले क्या सोचेंगे, बिना पति के कैसे उसका गुजारा होगा। सोचे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के बारे में, जैसा आप सभी ने मेरे लिए किया। आप सभी और अपने भाई भाभी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की हर कठिन मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। बस आगे भी मेरी बेटी और मुझे इस तरह से अपना आशीर्वाद देते रहिए। रंजना की आंखों में खुशी के आंसू थे, वहीं सभी लोगों की आंखों में अपनी बिटिया की तरक्की की खुशी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।